आज 20वें दिन भी यूक्रेन में रूस का हमला जारी है। कई शहरों में अलर्ट है। कल से शुरू हुई बातचीत के बीच यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूसी फौज ने जबरदस्त गोलीबारी की है। एक ऐसी ही तस्वीर वोल्नोवाखा शहर से आई है, जहां रूसी टैंक लगातार रिहायशी इमारतों पर गोले बरसाते नजर आ रहे हैं। युद्ध के बीच सड़कों पर मलबा पसरा हुआ है। रूसी टैंक ताबड़तोड़ गोले दाग रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रूस ने खार्किव पर बैलिस्टिक मिसाइल भी दागा है। यूक्रेन में तबाही जबरदस्त हुई है। अब तक सुलह का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। इन सब के बीच अलग अलग शहरों से रूसी हमले की तस्वीरें दिखी हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में तबाही के वो सबूत दिख रहे हैं। मारियोपोल, इरपिन समेत कई हिस्सों से ये तस्वीरें ली गई हैं, जिसमें रूसी हमले के बाद शहर सुलगते दिख रहे हैं। रूस ने भी यूक्रेन पर हमले का नया वीडियो जारी किया है, जिसमें टैंक और मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन को अब तक भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रूस यूक्रेन के बीच आज चौथे दौर की बातचीत। शांति बहाली को लेकर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच वीडियो लिंक के जरिए संवाद। जेलेंस्की ने कहा, बातचीत के दौरान असरकारी गारंटी लेना लक्ष्य। बातचीत के दौरान पुतिन के साथ जेलेंस्की की मुलाकात को लेकर रजामंदी हासिल करने की कोशिश। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर दोहराई नो फ्लाई जोन की मांग। नाटो देशों को चेतावनी देते हुए जेलेंस्की ने कहा, नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया तो रूसी मिसाइलों को उनकी जमीन तक पहुंचने में नहीं लगेगी देर। उधर पोलैंड सीमा पर रूसी हमले के बाद अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है। युद्ध के 19वें दिन कीव पर कसा शिकंजा। रूस ने होस्टोमल हवाई अड्डे पर किया कब्जा। एयरपोर्ट में घुसे रूसी फौज के जवान। कुरेनिवका में भी हुआ रॉकेट से हमला, एक शख्स की मौत। रूसी सैनिक तेजी से यूक्रेन के शहरों को मिसाइल अटैक और बमबारी के जरिए बना रहे निशाना। कीव, खार्किव में रूसी सेना ने जमकर की बमबारी, कई रिहायशी इमारतों को बनाया निशाना। ताजा हमले में कीव में 1 की मौत, 3 घायल। यूक्रेन के लवीव में भी रूसी सेना ने जमकर की फायरिंग, यहां के सैन्य ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाकर किया हमला। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, इस हमले में बड़ी संख्या में विदेशी हथियारों को किया गया नष्ट। रूसी मंत्रालय ने बताया, येवोरिव सैन्य प्रशिक्षण केंद्र में स्टोर किए गए थे खतरनाक विदेशी हथियार। चीन ने उन अमेरिकी आरोपों पर सफाई दी है जिसमें दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन में अपने मौजूदा ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए चीन से हथियारों की मदद मांगी है। चीनी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका को यह भी बताना चाहिए कि रूस की तरफ से किस तरह के हथियार मांगे गए हैं और चीन ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। रूस और यूक्रेन में जंग और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इस बात का अंदेशा अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों ने जताया है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का मानना है कि पुतिन ने सारी ताकत आजमा ली है, लेकिन जंग लंबा खींच गया। ऐसे में यह जंग और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आ सकती है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी समर्थित अलगाववादियों ने बातचीत से पहले यूक्रेन पर डोनेत्स्क क्षेत्र में मिसाइल अटैक का लगाया आरोप। रूसी समर्थित अलगाववादियों ने हमले में 16 लोगों की मौत का किया दावा, 23 लोगों के घायल होने की भी खबर। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने कहा है, यूक्रेन में अस्पतालों पर हमले के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ब्रिटिश मंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाले से बताया कि यूक्रेन में 31 स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन से नहीं थम रहा पलायन। बड़ी संख्या में अपना घर और देश छोड़कर जाने को मजबूर हैं यूक्रेन के नागरिक। रोमानिया के साइरेट शहर में यूक्रेनी नागरिकों ने ली शरण। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा शरणार्थी पलायन। योगी आदित्यनाथ के 2 दिनों के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद लखनऊ में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई इस बैठक में सरकार के गठन में चर्चा हुई। इस बैठक में यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल भी मौजूद रहे। लखनऊ में हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन हुआ। बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी जल्द ही एमएलसी चुनाव के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। बीजेपी ने एमएलसी चुनाव को लेकर बड़ा फैसला किया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि पार्टी विधानसभा चुनाव में मात खाने वाले नेताओं को एमएलसी का टिकट नहीं देगी।
एमएलसी चुनाव के लिए 36 सीटों पर 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं। इसके लिए 15 से 19 मार्च तक नामांकन होगा। दिल्ली दौरे पर योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान से भी मिले। इससे पहले रविवार को योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी योगी की मुलाकात हुई। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने सरकार गठन की तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा विधानसभा में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास यूपी का पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं उत्तराखंड में राजनाथ सिंह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं मणिपुर के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गोवा के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पर्यवेक्षक बनाया गया है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। 25 फरवरी को हाईकोर्ट ने 11 दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल कर्नाटक के उडुपी में एक स्कूल ने लड़कियों के हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद इस पर काफी हंगामा हुआ था। बवाल के बाद 4 लड़कियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। बिहार विधानसभा में सोमवार को चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक सदन में भड़क गए। सीएम को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने स्पीकर की बात भी नहीं मानी और लगातार बोलते रहे। दरअसल विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्पीकर के बीच कहासुनी लखीसराय की घटना को लेकर हुई। सदन में बीजेपी विधायक संजय सारवानी ने लखीसराय में 9 लोगों की हत्या का मुद्दा उठाया था। बार बार सदन में इस मुद्दे को उठाने पर नीतीश कुमार भड़क गए और संविधान का हवाला देकर इसे गलत बताया। करके सजा देगी, आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC/ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा। पंजाब में कांग्रेस की हार के बाद अब पार्टी के भीतर से ही विरोध के सुर उठने लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ ने चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा। इसके साथ सुनील जाखड़ ने कहा कि जब तक पार्टी समस्याओं पर आंखें बंद रखेगी, कांग्रेस का भला नहीं होने वाला। आज भी हम सच्चाई से दूर जाएंगे और आंखें मूंद लेंगे तो कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली नहीं भाग जाती। जो समस्या है उसका जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे कि किसी आपसी फूट की वजह से नहीं, शायद एक कारण रहा हो आपसी झगड़ों की बदौलत, करप्शन के नाम पे ऐसे व्यक्ति को आगे लाया गया जिनके खुद के ऊपर करप्शन के इल्जाम चंद दिनों के अंदर ही मुख्यमंत्री बनने के बाद में लगे। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर सवाल उठाए। रवनीत बिट्टू ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लगातार अनदेखी की गई, जिसके चलते प्रदेश में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। पंजाब के मुख्यमंत्री बनने जा रहे भगवंत मान ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। भगवंत मान ने सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। 16 मार्च को भगवंत मान भगत सिंह के पैतृक गांव में पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।